नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों ने भरे अपने नामांकन। बीजेपी से राज्यवर्धन सिंह तो कांग्रेस से सीपी जोशी उतरे मैदान में। कांग्रेस और बसपा के बाद लोकेंद्र सिंह ने थामा भाजपा का हाथ। मिल सकती है बीजेपी को और ताकत। मुस्लिम संगठनों ने आयोजित की प्रेस वार्ता। कहा, सभी युवक बेकसूर हैं। पुलिस ने नहीं अपनाई कोई न्यायिक प्रक्रिया। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनावों को देखते हुए चारों ओर चुनावी माहौल बना हुआ है। वहीं राजस्थान में 25 सीटों पर हो रहे प्रथम चरण के मतदान के लिए प्रदेश भर में पार्टियों के प्रत्याशियों और निर्दलीयों ने नामांकन दाखिल किया। जयपुर कलेक्ट्रेट में नामांकन के अंतिम दिन सुबह से ही प्रत्याशियों ने नामांकन भरना शुरू कर दिया था। ये सिलसिला दोपहर 3 बजे तक चला। जयपुर ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओलंपियाड विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने नामांकन दाखिल किया। वहीं अन्य पार्टियों व निर्दलीयों ने भी पर्चा भरा। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि स्थानीय समस्याओं का मुद्दा खास रहेगा और मेरी प्राथमिकता रहेगी जनता की सेवा करना। इधर कांग्रेस के महासचिव व कांग्रेस के जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी सीपी जोशी ने कहा कि हमने विकास करवाए हैं और केंद्र सरकार ने पूरे देश में विकास करवाया है। विकास ही उनका मुद्दा रहेगा। जोशी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल रहे हैं और कार्यकर्ता ही हमारी पहचान है। कार्यकर्ता पूरा दमखम लगा रहे हैं और पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। वहीं अन्य पार्टियों से भी प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए, जिसमें नवीन पिलानिया ने भी मैदान में उतरकर पार्टियों का समीकरण बिगाड़ना शुरू कर दिया है। इधर जयपुर शहर की बात करें तो सांसद महेश जोशी ने अपना नामांकन दाखिल किया था। वहीं उसके सामने भाजपा के दिग्गज उम्मीदवार रामचरण बोहरा मैदान में हैं। दोनों पार्टियों में सीधा मुकाबला है, लेकिन आप पार्टी के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने सेंध मारी है, जिससे कि पार्टियों के प्रत्याशियों को चिंता सताने लगी है। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी इसमें कितना वर्चस्व दिखा पाती है। जयपुर शहर से अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों ने भी नामांकन भरकर जीत का दावा किया है। वहीं बसपा सहित निर्दलीय पार्टियों के प्रत्याशियों ने दोनों ही बड़ी पार्टियों पर प्रहार करते हुए कहा है कि जनता इस बार दोनों ही पार्टियों को नकार देगी। कलेक्ट्रेट पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहा तथा कलेक्ट्रेट सर्किल पर पार्टियों के समर्थक नारेबाजी करते हुए अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। देश की जो नीतियां बन रही है उसमें एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें और हमारे राजस्थान में सब कांग्रेस जन की जो एस्पिरेशन है उसको संसद में ठीक ढंग से आर्टिकुलेट कर सकें। इन संभावनाओं को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। सब आपके सामने राज्यवर्धन राठौड़ हैं, वो सेलिब्रिटी स्टेटस में है, क्या रहेगा उनसे मुकाबला? कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी उम्मीदवार बनाए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में प्रभावशाली जनप्रतिनिधि होने के लिए आवश्यक है उसको संसदीय लोकतंत्र का अनुभव अच्छा होता। विधायक के रूप में, प्रधान के रूप में, जिला पंचायत के सरपंच के रूप में कहीं न कहीं संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं की वो जिम्मेदारी निभाते तो शायद वो अच्छे ढंग से उसको अपनी बात को कहने का उन्हें अवसर मिलता। और ये राजनीतिक पार्टी पे वो किस आधार पर उम्मीदवार चयन करते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं सर, ऐसा कह रहे राज्यवर्धन राठौड़ को कैंडिडेट बनाने से आपको काफी आसानी हो गई। मैं इस बारे में आपका इन्फ्लुएंस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करता। चुनाव होता है, राजनीतिक पार्टियां विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ती है। उम्मीदवार का भी एक महत्व होता है, लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, उसमें मोटे तौर पर विचारधारा नीति बनाने का मुद्दा होता है। पार्टली जो कैंडिडेट है उसका भी होता है, तो ये तो उन पार्टी के ऊपर है उन्होंने क्यों इस बात से चयन किया। विकास जो होता है संपूर्ण विकास को लेकर चल रहा है, जिसमें मनुष्य, खेती, उद्योग, सड़कें, व्यापार, बच्चे, शिक्षा सबको शामिल करके चलना है। लेकिन खास तौर से मैं आपको कह देता हूं कि मुद्दों की बात नहीं है, उन मुद्दों को किस तरह से कार्यान्वित करा जाता है, उस पर चला जाता है, उसकी आज जरूरत है। एक साफ दिल और एक साफ मकसद की जरूरत है। मुद्दे तो बहुत समय से रहे हैं। मैं जयपुर ग्रामीण के सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं और खास तौर से मैं जयपुर ग्रामीण के जो मतदाता हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आपके लिए कोई अच्छा प्रतिनिधि चुनकर आए। जो तजुर्बा है, जो बड़े नेता हैं, उनको मेरा सलाम। उम्मीद होती कि उनका जो बड़प्पन है वो बड़प्पन यहाँ के लोगों के काम आ जाता, ना केवल खुद के। मैं ये मानता हूँ कि जो भी मैंने सफलता पाई आज तक, चाहे वो खेल के मैदान में हो या युद्ध के मैदान में, वो सफलता अब लोगों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। इसी दृढ़ निश्चय से जिस इच्छा शक्ति से मैंने यहाँ काम करा,
उसी इच्छा शक्ति से, दृढ़ निश्चय से मैं अब राजनीति में लोगों के लिए काम करने के लिए आया हूँ। हमारे जो मुद्दे रहेंगे, खासकर सड़क, पानी, बिजली, ये मुद्दे हैं। आपदा, ये प्राकृतिक आपदा का भी हुआ है, किसानों का भी नुकसान हुआ है, ओलों से बहुत मार पड़ा है किसान, तो ये सारे मुद्दे होंगे। बेरोजगारी है, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कोई उद्योग धंधे भी, ये पार्टियां की सरकार रही हैं, कांग्रेस पार्टी की रही हों चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हों, लेकिन जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। युवा वर्ग बेरोजगार है, ये सारे मुद्दे रहेंगे, हमारे चुनावी मुद्दे रहेंगे। जनता हमारे साथ में है। अब कोई खेल के क्षेत्र से आया है, भारतीय जनता पार्टी के मैंने सुना है जो निशानेबाज रहे हैं उनके लिए टिकट दिया है, तो स्पोर्ट्स से आए हैं वो। लेकिन हाँ, कांग्रेस से भी उम्मीदवार आए हैं। पिछली बार उनका भीलवाड़ा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, वहाँ की जनता ने उनको नकारा है, उनकी वहाँ हिम्मत नहीं हुई चुनाव लड़ने की, तो जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक बात बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस और भाजपा को, दोनों को ही मैं बताना चाह रहा हूँ ये बात कि इन लोगों ने, पार्टी के सभी लोगों ने देश के आम जनता को बेवकूफ बनाया है। इसलिए अब इन लोगों के चक्कर में जनता आने वाली नहीं है, अब इन लोगों के चक्कर में कतई नहीं आने वाली। इसलिए मैं सभी से कहना चाह रहा हूं, देश के सभी लोगों से, कि बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेगी देश की, तो इस देश का विकास होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। आज तक देश को लूटते हुए आ रहे हैं, कांग्रेस भी वही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी वही पार्टी है। तो इसलिए मैं सभी को ये कहना चाह रहा हूं, हर जगह मुस्लिम समाज को दबाया जाता है, हर जगह पे। सभी समुदाय ने मुझे समर्थन देकर के, 36 कौम ने जयपुर शहर के लिए मुझे चुनाव के मैदान में उतारा है, और मैं उम्मीद करता हूं ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत के बहन कुमारी मायावती जी के प्रधानमंत्री बनने में सहयोग करूंगा। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस जयपुर का बेड़ा गर्क किया है, उसको देखते हुए ये एक पैराशूट से उम्मीदवार लाए हैं। आम आदमी की बात कोई नहीं करता, तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम आम आदमी की बात करें, हम आम आदमी को राहत पहुंचाने का कार्य करें। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हमने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें हमें मुस्लिम महासभा, बिश्ती महासभा, बंजारा समाज महासभा, खटीक महासभा और अन्य समाजों का समर्थन प्राप्त है। और मैं आपको विश्वास दिलाने देना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में और भी समाजों का हमें समर्थन प्राप्त होगा। तक भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनके जो एक शीर्ष नेता है जिनको प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बताया जा रहा है, उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु को सल्टाया, उसके बाद अब वो भगवान की सत्ता को भी लाने पर आ गए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि हर हर महादेव, तो ये बीजेपी के लोग अब महादेव की सत्ता को चुनौती देने पे आ गए हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर आप महादेव पे विश्वास करते हैं, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिला देना चाहता हूं कि इनका पतन निश्चित है और महादेव इनको निश्चित रूप से सल्टाएंगे और इनका काम तमाम हो जाएगा। राजस्थान में बीजेपी ने मात्र एक महिला को टिकट दी है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण पे कुठारा गाते हैं। इसलिए जमींदारा पार्टी ने यहाँ से महिला को टिकट दी है, ताकि हम बता सकें कि भाई महिलाओं को हमारी पार्टी 50% आरक्षण या दिया है, यानी 50% टिकटें दी। हमने 6 उतारे हैं, जिनमें 3 महिलाएं 3 पुरुष को उतारा है। जयपुर से ये हमने टिकट महिला को इसलिए दी है कि अभी एक टिकट टोटल, और हिंदुस्तान में 22 टिकटें दी है टोटल बीजेपी ने। ये जब महिलाओं के साथ में विश्वासघात है और अत्याचार है।
लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी बिसात विश्व की है। जयपुर शहर से जहां महेश जोशी ने कांग्रेस से अपना नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं रामचरण बोरा भी बीजेपी के दिग्गज नेता माने जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण की बात करें तो कांग्रेस से सीपी जोशी दिग्गज नेता है। वहीं ओलंपियाड के खिलाड़ी राजवर्धन सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया है। आज नामांकन की आखिरी तारीख पर कई पार्टियों और निर्दलीय ने अपना पर्चा दाखिल किया है। अब देखना यह है कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। कैमरा पर्सन यदु नंदन के साथ गिरधारी पारेख, सिटी ऑनलाइन, जयपुर। लोकसभा चुनावों के पहले लोकेंद्र सिंह कालवी ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। कालवी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कालवी पहले बसपा में भी शामिल हो चुके थे। उसके बाद अचानक ही उन्होंने अपना फैसला बदलते हुए वसुंधरा राजे से मुलाकात कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिससे लोकसभा चुनावों में भाजपा को और ताकत मिलेगी। कालवी पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं और कालवी करनी सेवा के भी पदाधिकारी हैं। देखिए, इस समय है ना नरेंद्र मोदी जी की जो लहर है और उसको देखते हुए है ना पूरे देश में इस समय है ना एक माहौल ऐसा चल रहा है कि सारी पार्टियां ये चाह रही हैं कि है ना एक तो क्या उम्मीदवारी नहीं खड़ा करना चाह रही हैं। कांग्रेस में तो इस समय उम्मीदवारी जो है ना जो बड़े बड़े जो इस समय जो नेता बन रहे थे वो इस समय ना सब चाह रहे हैं कि हम इस समय इलेक्शन ही फाइट नहीं करें। तो आप ये देख रहे हैं कि जो है ना और पार्टियों की तरफ किसी का रुझान रहा नहीं है, वो सारे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे एक अच्छा है कि देश में एक जो माहौल है नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, उससे है ना काफी हमको सफलता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी है ना पूर्ण बहुमत है ना प्राप्त करेगी, यही हमारी आकांक्षा है। लोकेंद्र सिंह कालवी जी ने वसुंधरा जी से है ना भेंट करी थी आज सुबह, और उसके बाद है ना बीजेपी कार्यालय में अशोक परनामी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके सामने उन्होंने पार्टी ग्रहण करी है। और ना अशोक जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको पार्टी की ना सदस्यता ग्रहण करी कि है ना राज्यवर्धन सिंह जी बिल्कुल युवा हैं और है ना देश के लिए उन्होंने है ना सरहद पे काम किया है। और है ना उनका जो रुझान है उस समय है ना देखिए उन्होंने ना खुद के आगे बढ़ के जब विधानसभा इलेक्शन था उसमें पार्टी के लिए उन्होंने काम किया और उन्होंने ना उसी समय पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इस तरह से कई युवा अपने पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और ये जो आपको देखेंगे आप जयपुर ग्रामीण जो सीपी जोशी को है ना जो उन्होंने है ना खुद अपना क्षेत्र जो भीलवाड़ा में उन्होंने कुछ काम नहीं किया, वो कार्य है ना उनके लिए कि मैं वहाँ जीत ही नहीं सकता। राजस्थान में कई स्थानों से पकड़े गए युवकों के कारण मुस्लिम संगठनों में विरोध व्याप्त है। इसे लेकर बुधवार को संगठनों ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस बेकसूरों को पकड़कर उनके परिवार की बदनामी कर रही है। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए सभी मुस्लिम युवक शिक्षारत विद्यार्थी हैं और उनको पकड़ने में कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। पकड़े गए युवकों के परिजनों ने भी कहा कि हम मुस्लिम होते हुए भी घर में मंदिर बनाकर पूजा करते हैं और इतना होने के बाद भी हमारा लड़के कैसे मंदिरों पर हमला कर सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसमें मुस्लिम समुदाय में भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। प्रेस वार्ता में इंजीनियर मोहम्मद सलीम, प्रोफेसर एम हसन, काजी मोइनुद्दीन सहित कई लोगों ने संबोधित किया। पे भी तो उस परिवार की जो इमेज धूमिल हुई है, उस बच्चे का फ्यूचर जो दाम पे लगा है, वापस नए सिरे से उसको समाज के अंदर सरवाइव होने में बहुत कठिनाई आएगी। दूसरा जो मुझे लगता है कि मैं कह रही हूँ अपनी तरफ से, चुनाव बिल्कुल सिर पे हैं और चुनावों के दिनों में हिंदू सेंटीमेंट को उभार के इस तरह की बात को सामने लाना
बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। प्रदेश का किसान जमीन पर आ गया है, उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है और किसान उदास होकर अपने भविष्य को कोस रहा है। वहीं सरकार ने किसानों की चिंता को देखते हुए और फसलों के हुए नुकसान का सर्वे करवाने के आदेश भी दिए हैं। वहीं नवलगढ़ के पूर्व विधायक नवरत्न सिंह ने आज कलेक्ट्रेट जाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मुआवजे की मांग की है, जिससे कि किसान इस नुकसान से उभर सके। मैं ओलावृष्टि को लेकर माननीय एडीएम साहब जयपुर से ज्ञापन देकर आया हूँ, उनसे मिला हूँ। उनसे निवेदन किया है कि 2 बार, एक बार तो फरवरी में 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक और अब दूसरी बार 23 और 24 मार्च को भयानक ओलावृष्टि हुई है। उसे खासकर सारे राजस्थान और जयपुर संभाग में और विशेषकर जयपुर जिले में आसपास में जो फसलें हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं। उन्होंने मेरा ज्ञापन तो लिया और ये बताया है कि पहले का हमने सर्वे किया है, उसमें 11 करोड़ रुपए का सरकार को ज्ञापन भेजा है, लेकिन सरकार ने कोई पैसा नहीं भेजा है। इसके बदले मैंने ये कहा है कि इसका भी सर्वे करवाओ और ये पैसा अगर इनको भुगतान नहीं किया गया तो ये लोग आत्महत्याएं करेंगे और स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान के किसानों को उनकी मार्फत ये ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी को कि राजस्थान के किसानों को उनका वाजिब हक है वो मिलना चाहिए। दूसरी जगह मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने आचार संहिता से पहले घोषणा कर दी, लेकिन केवल घोषणा से काम नहीं चलेगा। जिसकी बर्बादी हो गई है, जिसके किसान के पास पैसे नहीं है, उसकी स्थिति खराब है। इसलिए अगर आचार संहिता में कोई दिक्कत है तो चुनाव आयोग से परमिशन ले लो और इनको भुगतान होना चाहिए, राजस्थान भर में भुगतान होना चाहिए। और भुगतान नहीं हुआ तो किसान जो है वो भयानक आंदोलन करेंगे, स्थिति खराब हो जाएगी लॉ एंड ऑर्डर की। हम नहीं चाहते किसान की चुनाव के टाइम ये स्थिति बिगड़े। इसलिए मेरी ये मांग है कि तुरंत किसान को जो मुआवजा उसका बनता पहले बना है और जो अब आगे बढ़े उसका भुगतान होना चाहिए, नहीं तो किसान आत्महत्या करेगा। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज पूर्ण आहुति के साथ समापन किया गया। कलेक्ट्रेट स्थित श्री जंगलेश्वर महादेव मंदिर में 20 मार्च से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भक्तों ने कथा का रसपान किया। बुधवार को समापन के अवसर पर भागवत कथा वाचक श्री गिरधर गोपाल जी महाराज ने कथा का भक्तों को रसपान करवाया और श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। इस मौके पर भक्तों ने भी कृष्ण और राधा जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कथा के समापन पर यज्ञ में यज्ञ जनों ने आहुतियां दी। से 26 मार्च तक हो रहा है और आचार्य श्री गिरधर गोपाल जी शास्त्री जी द्वारा कथा हो रहा है यहाँ जंगलेश्वर महादेव बनी पार्क में। और आज का दिन समापन का दिन है, जिसके अंदर इन्होंने पहले सुदामा चरित्र का वर्णन किया है और अभी पूरा उसका जितना भी पूरा का पूरा विवरण सुना के उसके बाद में हवन का प्रोग्राम होगा। कितने हवन? इसमें करीब 21 हवन वेदियाँ लगाई हुई है। 21 हवन वेदियों पे यहाँ बहुत श्रद्धालु आएंगे और वो बैठ के अपना हवन विधि करेंगे, फिर उसके बाद में पूर्णाहुति होगी। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूड़ा और विकास आयुक्त हस्तशिल्प की ओर से JKK के शिल्पग्राम में चल रहे राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में कई स्टॉल्स लगी हुई हैं, जिसमें खरीदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। हस्तशिल्प दस्तकारों को स्वदेशी व विदेशी बाजार उपलब्ध कराना एवं देश भर के परंपरागत हस्त निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित इस मेले में करीब 150 स्टॉल लगाई गई हैं। इसके अलावा 40 दस्तकारों के खुले में उत्पाद लगाए गए हैं। मनोज वर्मा की ज्वेलरी, तिलक प्रभा की मिनिएचर पेंटिंग्स, धनराज के ब्लॉक प्रिंटिंग के परिधान, वेस्ट बंगाल की मुन्नी दास की ज्वेलरी, शहनाज बानो की लाख की चूड़ियां, शहादत खान की चंदेरी साड़ियां इस मेले में शोभा बढ़ा रही हैं।
तो वहीं उत्तराखंड के रविंद्र कुमार के जूट क्राफ्ट के बैग्स भी कहीं कम नहीं नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, क्रॉकरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, शिफॉन व जॉर्जेट की साड़ियां, लेदर पपेट्स, ब्रास के आइटम्स भी इस मेले में बिक्री के लिए रखे गए हैं। मेले में विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों उत्तर प्रदेश, मणिपुर, आसाम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा आदि के दस्तकार अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इनमें हस्तशिल्प की बेहतरीन कलाकृतियां, रंग बिरंगे परिधान, बांस व बेत के फर्नीचर, लखनऊ के चिकन परिधान, तिरुपति का काष्ठकार्य, कांजीवरम की सिल्क साड़ियां, पोखरण का टेराकोटा, कश्मीर के पश्मीना शॉल, गुलाबी नगर की ब्लू पॉटरी, सहारनपुर का फर्नीचर, खुर्जा की क्रॉकरी, बनारसी साड़ियां आदि उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेले में 17 अंचलों के दस्तकारों के कलात्मक उत्पाद डिस्प्ले किए गए हैं। राजधानी में बारिश के साथ ओले गिरने से मेले में सजाई गई स्टॉल्स में काफी नुकसान हुआ है। मेला रोजाना दोपहर 1 से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। इसमें प्रवेश भी निःशुल्क दिया गया है। गेट पे लगा सकते हैं, बैग पे लगा सकते हैं, डेकोरेशन के लिए सस्ता था, पेड़ होते हैं उसके ऊपर पर्दे पर बैठा सकते हैं। क्या कॉस्ट मिलती है इसकी आपको? ये करीब 200-250 रुपये है, कोई ज़्यादा बात नहीं है। और आप कहाँ से आए हो? मैं यहाँ जयपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और राजस्थान के रहने वाला हूँ। के पास सवाई सिंह का हैंडीक्राफ्ट के नाम से आता है और ये सालों से आते हैं, हम लोग बना के बुलवाते हैं। का प्रोग्राम में आते हैं, अच्छा प्रोग्राम होता है इसके अंदर। काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं, हमारा कुछ रहने वाले हैं। जितने भी जवान प्रोग्राम होते हैं, क्या चीज़ बनाते हो, कैसे बनाते हो, कितने कारीगर लगते हैं, कितनी कॉस्ट पड़ती है? बस ये पहले लकड़ी लेते हैं, उसके बाद सिलाई करते हैं, काटते हैं, कारगिल होती है। तो कारीगर इतने हैं, जितना काम है इतने कारीगर हैं, इसके हाथ में निकलता है। तरह तरह के कारीगर हैं, एक जाली काटता है, एक सिलाई करता है, एक मीनाकारी करता है, फिर पॉलिश होती है, सारे उसकी जगह पर फिटिंग करते हैं। तो ऐसे ही जो पेड़ खड़ा हुआ है तो पेड़ को तो ये नहीं बना सकते, उसमें छोटे छोटे पीस काट के जो है ना फिर। अच्छा, ऐसे कारीगरी है तो कारीगरी कहाँ से सीखी आपने? कौन? हमारा अपने बुजुर्ग जो थे हमारे, उन्हीं से कारीगरी सीखी है। जो हमारे बड़े थे, कुछ टाइम बड़े, तो उन्हीं से हमने कारीगरी सीखी है। तो आगे फिर ये हमने सीखा, आगे बच्चों ने भी सीखा है और बच्चे भी स्किल में हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ काफ़ी लोग जो है ना इसी काम में जुड़े हुए हैं। मेहनत के पैसे पूरे मिलते हैं या? अब जैसे महंगाई के दौर है अभी तो बहुत कम मिल रहे हैं। तो अपना ये है कि अपना जो मजदूरी होती है अपने खुद हाथ करके मजदूरी करते हैं वो मिल जाती है। क्योंकि इसमें जो है ना कोई मार्जिन नहीं रहा है। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनावों के उम्मीदवारों ने भरे अपने नामांकन। बीजेपी से राज्यवर्धन सिंह तो कांग्रेस से सीपी जोशी उतरे मैदान में। कांग्रेस और बसपा के बाद लोकेंद्र सिंह ने थामा भाजपा का हाथ। मिल सकती है बीजेपी को और ताकत। मुस्लिम संगठनों ने आयोजित की प्रेस वार्ता। कहा, सभी युवक बेकसूर हैं, पुलिस ने नहीं अपनाई कोई न्यायिक प्रक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए सिटी ऑनलाइन।